चलो एक बार देखो, जो भी चीज अगर क्लियर नहीं हो बेटा बेहिचक पूछ लेना आप लोग, बिना समझे नहीं जाना अपने को। ठीक है, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि हर एक सवाल में आगे चल के यूज होगा। ठीक है, चलो। हाँ, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, अभी लाइट गई हुई है ना, तो इसीलिए मैं देखूंगा नहीं। चलो देखो, अब एक बार देखो, पिछली क्लास में मैंने कंपोनेंट निकालना सिखा दिया था वेक्टर का। जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया था हमने। यही देखा था कि जिसके साथ एंगल दिया हो उसके अलोंग निकालने के लिए, कंपोनेंट निकालने के लिए हम कॉस का यूज करेंगे, और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन का यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज, ये बताओ, क्लियर है ये सभी को? जिसके अलोंग निकालना है, जिसके साथ एंगल दिया हुआ है उसके अलोंग निकालने के लिए कॉस कंपोनेंट कॉस लेते हैं। हाँ, कंपोनेंट जो होता है वो भी एक तरह से वेक्टर ही होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो यार, कुछ सवाल अब देखते हैं, उससे पहले एक एंगल यूज होगा वो देख लो एक बार। एक तो 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इसके साथ भी इसके अलावा दो एंगल और है जिनका काफी फ्रिक्वेंट यूज होगा आगे चल के, और यहीं से शुरू होगा। एक एंगल होगा 37 डिग्री, और दूसरा एंगल होगा 53 डिग्री। एक 37 डिग्री, एक 53 डिग्री, और ये 3, 4, 5 का ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है भाई, 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन याद रखना है। और एक बार देखो, जैसे मैं अगर लिखता हूँ cos 37, cos 37 लिखूं तो क्या लिखूंगा इसमें? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखूंगा? 4/5। ऐसे ही साइन 37 लिखना हो, क्या लिखूंगा मैं? साइन 37 इक्वल्स टू 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। tan 53 लिखना हो, tan 53 अगर लिखना हो क्या लिखूंगा मैं? तो tan 53 के सामने का एंगल ये परपेंडिकुलर 4/3, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर है सभी को, ये बताओ। ये आगे चल के ये सब यूज होगा, ये आपको याद रखना है। 37 और 53 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एंगल जो 0, 30, 60, 45, 90 की बजाय ये एंगल भी काफी यूज होता है। ठीक है, यहाँ से देखो मैं ये बोल रहा हूँ 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन याद रखना आपको। देखो एक्चुअल में होता क्या है, cos 37 की वैल्यू, जैसे cos 37 की वैल्यू होती है 0.8। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये सारी वैल्यूज है, और sin 37 होता है 0.6। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों एंगल हमेशा सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, और काफी फ्रिक्वेंट यूज होता है, इसीलिए हमने ये पेयर बना लिया है 3, 4, 5 का। क्लियर? चलो ये बताओ, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है, ये बताओ क्लियर हुआ? 37, 53 है। ठीक है, 37, 53, 37 के सामने का साइड 3, 53 के सामने का साइड 4, और ये जो हाइपोटेनस होगा वो 5 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमें जो भी एंगल चाहिए, साइन 37, कॉस 37, tan 53, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। क्लियर? ये बताओ भाई। चलो अब इसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि मैंने बताया था कि जो कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर ए, और इसके साथ एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसका ये हमें पता है कि x के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा ax, y के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा ay। ax और ay की वैल्यू बतानी है। अगर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर है। चलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो ax की वैल्यू और ay की वैल्यू, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो ax और ay की वैल्यू। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर, वेक्टर ए है, और उसका कंपोनेंट निकाल कर एक्स कंपोनेंट निकालो, वाई कंपोनेंट निकालो। हाँ बेटा बताओ सुनीता, क्या डाउट है? सुनीता ये बताओ क्या डाउट है तुम्हारा?
बाकी लोग भी लिखो फटाफट बेटा, सभी को रिप्लाई करना है, रिप्लाई करोगे तभी समझ आएगा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से देखो मैं ये बोल रहा हूँ एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है। cos 37 की वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। cos 37 क्या होता है, यहाँ से देखो cos 37 की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो cos 37 क्या होता है, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5। साइन 37 निकालना है तो 37 के सामने का एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ऐसे ही वैल्यू आएगी। चलो अब यहाँ से निकाल करके देखते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से देखो एंगल किसके साथ दिया हुआ हमें, एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या करेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 37 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 37 डिग्री क्या आएगा, तो 20 इंटू कॉस 37 किसके बराबर होगा, तो कॉस 37 4/5, तो 4/5 पुट करोगे किसके बराबर, 16 मीटर के बराबर। वही y कंपोनेंट, तो जब x के साथ वाला एंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो y कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, साइन, तो a साइन 37 डिग्री यानी 20 इंटू साइन 37 किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 यानी 12 मीटर के बराबर। यही आएगा आंसर। यहाँ से देखो मैंने बताया कि x कंपोनेंट जो है, x कंपोनेंट हमने क्या लिया, तो x के साथ एंगल है, तो मैंने बताया था कि जब भी अगर आप नेक्स्ट ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि x कंपोनेंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ठीक है, एंगल किसके साथ दिया हुआ है, x एक्सिस के साथ। तो उस केस में क्या होगा, x एक्सिस के साथ तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, cos। तो क्या लिखेंगे, a cos 37 डिग्री, a cos 37, तो ये किसके बराबर आएगा, 20 इंटू 4/5। उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए कौन सा यूज करेंगे, साइन। तो a साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये किसके बराबर आएगा, 12 मीटर के बराबर। क्लियर है ये सभी को, ये बताओ ये क्लियर है सभी को। साइन 37, कॉस 37, इन सब की वैल्यू हमें ये ट्राइंगल के थ्रू कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है, इस ट्राइंगल के थ्रू कैलकुलेट करना है। ये 3 4 5 का कॉम्बिनेशन हमें याद रखना है, ठीक है। साइन 37 जैसे होगा तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो जो भी अगर वैल्यू दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। ट्राइंगल गिवन नहीं है, हाँ हर क्वेश्चन ये इसकी वैल्यू, जैसे आपको cos 0 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू फिक्स रखी है, तो वो वैल्यू वो सेम कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी सेम ही रहेगी हमेशा। हाँ जिसके साथ एंगल हमें यूज करते हैं वो वाला हम लोग कॉस करेंगे, उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। 20 एक बार देखो मैंने बताया था कि कंपोनेंट कितना होगा, तो b का कंपोनेंट b cos 30, a का कंपोनेंट a cos 30। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो भी कंपोनेंट दिया हो, जो भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें यूज करना रहेगा। क्योंकि a cos 37 है तो ऑब्वियस सी बात है a का मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा। a का मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो वहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए, जैसे मान लो एक वेक्टर b दिया हुआ है और ये वेक्टर b है और ये एंगल दे रखा है किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर, और इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 60 न्यूटन के बराबर। चलो यहां से फाइंड करो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, bx और by की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो देखो मैंने पिछले वाले पार्ट में देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैंने जब लिखा था तो मॉड के अंदर लिखा था उसका मैग्नीट्यूड। जब आप वेक्टर ए ऐसे लिखोगे तो उस केस में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज केवल मैग्नीट्यूड हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हुआ ये बताओ। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालो भाई।
चलो यहां से देखो, इसका हमें एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला था कि जिसके साथ एंगल दिया हो उसके अलोंग कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस। यहाँ पे किसके साथ एंगल दे रखा हमें, 30 डिग्री के साथ। तो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी कॉस 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 60 इंटू कॉस 30 डिग्री किसके बराबर, √3/2, यानी ये आंसर आएगा 30√3 न्यूटन के बराबर। वही एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर जो कंपोनेंट निकालना हो तो हम इसके परपेंडिकुलर वाले के लिए यूज कर रहे हैं। तो कौन सा कंपोनेंट, साइन, तो बी साइन 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 60 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। कितने लोगों का सही था, फटाफट यस का मैसेज भेजो। जितने लोगों का सही था एक बार फटाफट यस का मैसेज भेजो। बेटा रिप्लाई करते रहोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ आएगा। नहीं तो चल रही है मैसेज वगैरह भी आ रही है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक वेक्टर सी है और ये यहाँ पे 53 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 न्यूटन के बराबर है। चलो एक्स कंपोनेंट निकालो, वाई कंपोनेंट निकालो। सी का अगर 60 लेते तो एक्स के लिए कॉस, वाई के लिए साइन। सही है भाई, जो जिसके साथ आप एंगल यूज कर रहोगे ना वो हमारा क्या होगा, हाँ 53 डिग्री है भाई। जिसके साथ जिस एक्सिस के साथ वाला एंगल यूज करोगे उसके लिए कॉस, दूसरे वाले के लिए साइन, परपेंडिकुलर वाले के लिए। चलो ये निकालो, सी का कंपोनेंट निकालो, वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। जो मैंने ट्राइंगल था एक बार और बना देता हूँ, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53। फटाफट निकालो भाई, फटाफट निकालो। 30 40, ऑलवेज 3 4 5 ही लेना है और कुछ नहीं, ऑलवेज 3 4 5 ही लेना है। देखो मैंने क्या बोला था, जिसके साथ वाला एंगल यूज करोगे उसके लिए, उसके लॉन्ग के लिए कॉस करना है, परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। अब मैंने एंगल कौन से यूज किया, वाई के साथ वाला, तो वाई के लिए कॉस, परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। क्यों होगा ये रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वाले पार्ट में, जैसे कॉस थीटा निकाला था, साइन थीटा निकाला था। चलो यहां से देखो, सी एक्स हम लोग एंगल किसके साथ यूज कर रहे हैं, एक्स के साथ, तो क्या लिखेंगे, सी कॉस 53 डिग्री। और सी की वैल्यू किसके बराबर, तो सी की वैल्यू 50 इंटू कॉस 53 किसके बराबर होगा, देखो कॉस 53 जो होगा, बेस 53 के लिए बेस 3 होगा, हाइपोटेन्यूज 5, तो क्या आएगा 3/5, यानी 30 न्यूटन के बराबर। वही y कंपोनेंट c साइन 53 डिग्री, और ये किसके बराबर, तो 50 इंटू 4/5 यानी 40 न्यूटन। क्लियर सभी को, ये बताओ भाई क्या ये क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, एक बात देखो, ये अभी इसमें माइनस प्लस का चक्कर नहीं लेना अपने को, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हम जब डायरेक्शन शो कर रहे होंगे तो उसमें माइनस प्लस लिखने की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो उस केस में, जब अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो उसमें केवल और केवल हमें पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखना है। हाँ गिरिशा क्या डाउट है, समझ नहीं आया, देखो एक बार फिर से देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर सी है, उसका कंपोनेंट निकालना है। मैंने क्या बोल रखा है
कि जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ वाला एंगल आप यूज करोगे उस वो के लिए कॉस, हम लोग 53 किसके साथ यूज कर रहे हैं, एक्स के साथ। तो जब आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो कॉस 53 और वाई के साथ सी साइन 53। क्लियर हुआ पूरब, ये बताओ क्लियर हुआ पूरब? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो। यहां से देखते हैं, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेक्टर एक डी ले लिया, इसके साथ एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। डी का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें कितना, 20 न्यूटन के बराबर। हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, डी एक्स और डी वाई। नहीं 55 आपसे नहीं दिया जाएगा, नहीं कोई क्वाड्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसमें डिफरेंस आएगा। 55 आपको नहीं दिया जाएगा, आपको यही जो 0, 30, 60, 45, 90 और उसके अलावा ये दो एंगल। चलो डी का कंपोनेंट निकालो भाई। जितने लोगों का हो गया यस का मैसेज भेजो, जितने लोगों का हो गया यस का मैसेज भेजो। चलो यहां से देखते हैं डी एक्स, हम लोग एंगल किसके साथ दिया हुआ है, एक्स के साथ। तो कौन सा कंपोनेंट, कॉस, डी कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 हमें पता है कितना होगा, 4/5। 4/5 तो किसके बराबर, 16 न्यूटन। और परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन यूज करेंगे, डी साइन 37 डिग्री यानी 20 इंटू 3/5 यानी 12 न्यूटन के बराबर। क्लियर हुआ भाई? कितने लोगों का सही था, फटाफट बोलो एक बार यस का मैसेज भेज करो। कितने लोगों का सही था? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, एक आखिरी सवाल इसमें। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। मैंने एक वेक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर के बराबर। हमें एक्स कंपोनेंट लिखना है, वाई कंपोनेंट भी लिखना है। बताओ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। जिसके नहीं, डी एक्स प्लस डी वाई डायरेक्टली डी नहीं लिखेंगे, उसका रिजल्ट आएगा अपने पास कि अगर एक्स कंपोनेंट दिया हो, वाई कंपोनेंट दिया हो तो कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये अभी हम सीखेंगे अभी। बिल्कुल एंगल जीरो, यहाँ देखा जाए तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, जीरो है। एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखे तो वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। यहाँ से देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो है, तो हम लोग अगर एंगल जीरो यूज करेंगे तो एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस, एक्स कंपोनेंट के लिए क्या यूज करेंगे, कॉस। तो ये किसके बराबर आएगा, तो बी कॉस 0 डिग्री फाइनली कितना, 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 मीटर के बराबर। और देखो जीरो एंगल यूज करना है तो y के लिए कौन सा, साइन, यानी b साइन 0 डिग्री किसके बराबर, तो 10 इंटू 0 किसके बराबर, 0 मीटर के बराबर। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? चलो अब एक और बात देखो, अगर मैं यही एक वेक्टर ले लूं, मान लो सी वेक्टर ले लूं वाई एक्सिस के लॉन्ग, सी वेक्टर ले लूं वाई एक्सिस के लॉन्ग, और सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, 6 न्यूटन के बराबर। चलो सी एक्स और सी वाई बताओ, सी एक्स और सी वाई, सी एक्स और सी वाई। पहले आपको एक्स कंपोनेंट लिखना है, पहले एक्स कंपोनेंट लिखना है। पहले एक्स कंपोनेंट लिखना है, बिल्कुल। यहां से देखो वाई एक्सिस के साथ ही एंगल कितना बना रहा है, जीरो।
अगर मैंने 0 लिया तो y कंपोनेंट में मैं क्या लिखूंगा, c cos 0 डिग्री किसके बराबर, तो ये आएगा 6 न्यूटन के बराबर। 0 यूज कर रहा हूं तो x के लिए साइन यूज करूंगा, तो c साइन 0 डिग्री किसके बराबर, 0। क्लियर भाई? क्या अब कंपोनेंट निकालने आ जाएगा सभी को? किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कितने भी मैग्नीट्यूड का हो, किसी भी एंगल पे हो, कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अब हम लोग मैग्नीट्यूड। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिपीट कर देते हैं एक बार। यहां से देखो एक सी वेक्टर है y के डायरेक्शन में, ये y के डायरेक्शन में ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है y के साथ, 0 डिग्री। मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं जो y के साथ फॉर्म हो रहा है, तो उस y कंपोनेंट के लिए cos यूज करूंगा, x कंपोनेंट के लिए sin। c cos 0 6 और c sin 0 किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर हुआ अक्षिता, ये बताओ। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंगल 90 हो, जिसके साथ एंगल 90 हो, फिर 90 यूज कर रहे हो तो cos ले लो। सी के लिए एंगल 90 नहीं है, बिल्कुल सी के लिए। अगर एक बार देखो इसको मैं ऐसे ड्रॉ देखूं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री किसके साथ है, ये बताओ, एक्स के साथ कि वाई के साथ? थीटा 90 किसके साथ है, एक्स के साथ या वाई के साथ? एक्स एक्सिस के साथ, बिल्कुल। तो जब एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल यूज करोगे तो एक्स कंपोनेंट में यूज कर लो सी कॉस 90 डिग्री, यानी ये किसके बराबर, 0। और 90 यूज कर रहे हैं तो सी जो y कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर, तो c साइन 90 डिग्री कितना आ जाएगा, c ये 6 न्यूटन के बराबर। चाहे कोई भी एंगल यूज करो, साइन 0, एक बार देखो मैंने 0 किसके साथ यूज किया है, ये y के साथ 0 है, तो उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए कौन सा लेंगे, साइन। दोनों ही सही है, देखो अपना आंसर दोनों ही सेम ही आ रहा है। हाँ वाई एक्सिस के साथ भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस के साथ भी ले सकते हो। क्लियर हुआ, ये बताओ, क्लियर हो गया सभी को? साइन, एक बात बताओ बेटा, 90 किसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। 90 जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ हो रहा है, तो आप एक्स कंपोनेंट के लिए cos 90, वाई के लिए sin 90। क्लियर, क्लियर हो गया? चलो अब एक बात देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर in terms of unit vector, component of vector in terms of unit vector। पार्थ देखो बेटा, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ वाला एंगल यूज करेंगे उसके लॉन्ग कंपोनेंट के लिए 0, उसके अपोजिट वाले के लिए साइन, सॉरी उसके साथ वाले के लिए कॉस और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। मैं अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहा हूं तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी 90 यानी एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस, वाई के लिए साइन। अगर मैं 0 कंसिडर करूं तो 0 एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो वाई के लिए मैं कॉस, एक्स के लिए साइन। चलो नेक्स्ट जो हमने हेडिंग लिखा, अब एक बार देखो, क्या हमें ये एक चीज बताया गया हुआ है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वाई के लॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर है और जेड के लॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर है। क्लियर है ये चीज, ये बताया गया आपको? चलो कोई बात नहीं, देखो यूनिट वेक्टर बताया गया होगा, यूनिट वेक्टर बताया गया है, यूनिट वेक्टर बता दिया गया, ठीक है। इसका यूज क्या होता है बेसिकली, जैसे अब एक बात देखो, मान लो अगर ये लिया हुआ है हमने, यूनिट वेक्टर जो है वो डिफाइन कर रहा है, कर रखा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के लॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ये पता है सभी को। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों के अलोंग जो है
वो हमने एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है। यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर हम लोग जे कैप, जेड एक्सिस की तरफ के कैप, उसके बाद जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसकी तरफ माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ माइनस जे कैप और नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ माइनस के कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है भाई, ठीक है। हमने एक्स वाई जेड तीनों की तरफ एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है। एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड की तरफ के कैप और नेगेटिव जेड की तरफ माइनस के कैप। एक बार देखो, ये यूनिट वेक्टर जो होता है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, फिर माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, इन सब का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और ये नॉर्मल वेक्टर से अलग है, इसीलिए जब भी अगर आप यूनिट वेक्टर लिखोगे तो क्या करोगे, उसके ऊपर एरो की बजाय एक कैप लगाओगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे, एरो के बजाय क्या करेंगे, कैप यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। बताते हैं अभी यूनिट वेक्टर का क्या यूज है। जैसे एक बार सोचो, ये हमने देख लिया 3 एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे, जेड एक्सिस के लॉन्ग के, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर। अब यहां से एक चीज ध्यान से समझना है इसका, कि आखिर हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन क्यों किया और उसका फायदा क्या होगा। क्लियर, ये ढंग से समझ लेना। मान लो अगर मुझे एक ऐसी बात लिखनी हो कि एक आदमी है या एक पर्सन की वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर वो जा रहा है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मुझे अगर उसकी वेलोसिटी लिखनी हो तो एक तरीका क्या होगा कि v वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिख दो 30 मीटर पर सेकेंड, और क्या लिखूंगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या यही लिखूंगा मैं, हाँ या ना, ये बताओ, क्या लिखने का तरीका यही है। चलो यहाँ से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी मुझे लिखनी हो तो क्या लिखूंगा, v वेक्टर इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स एक्सिस। यही लिखोगे। एक बात बताओ, वेक्टर अगर मान लो मुझे लिखना हो कोई भी वेक्टर, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है और उसका डायरेक्शन भी लिखना है। क्लियर हुआ सेजल। तो यही चीज मैंने लिखा, 30 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर किस उस पर्सन की वेलोसिटी के बारे में भी बताना हो तो आप ऐसे ही बताओगे कि एक पर्सन है वो 30, चलो यहां से देखो 30 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये लिखेंगे। लेकिन अब एक बार सोचो, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़े हमेशा, तो उसकी बजाय हमने क्या सोचा कि हम एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि v वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और क्या लिखूंगा। तो अब एक बार देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो मैंने जैसे ही आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई कैप से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बता रहा है कि वो है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी ये क्या बता रहा है कि एक पर्सन जो है उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 30 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ ये चीज, ये बताओ भाई।
कर देता हूँ रिपीट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 मिनट देखो। देखो हमेशा फुल स्टेटमेंट जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा फुल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा स्टेटमेंट कैसे, अगर हमें एक बात बताओ, पूरा स्टेटमेंट बार बार लिखना पड़े, तो अगर मुझे अगर 8-10 वेक्टर अगर लिखने की जरूरत हो तो काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। देखो यार, यहाँ से देखो मुझे ये पूरा स्टेटमेंट लिखना था कि v इक्वल्स टू एक पर्सन की वेलोसिटी के बारे में लिखना था, तो 30 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा मैंने। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या रहेगा कि v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड हो गया इनटू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ये बताओ, ये एक तरीका हमारा क्या रहा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, तो ये क्या लिख दिया 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मुझे ये बताना हो कि एक पर्सन जो है वो कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एफ इक्वल्स टू 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगा रहा है, इसको कैसे लिखेंगे ये बताओ। एक तो तरीका यही है कि फोर्स एफ इक्वल्स टू 60 न्यूटन इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये लिखने का तरीका है। बाकी यूनिट वेक्टर का यूज करके मैं क्या लिखूंगा ये बताओ, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, देखो अब कितना आसानी से हम लोग सिर्फ आई जे के का यूज करके जो है वो हम लोग आई जे के का यूज करके हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्शन लिख दिया हमने। ठीक है भाई, चलो अब यहां से देखो बिल्कुल क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ऐसे लिखूंगा मैं 60 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस ऑफ जे कैप, तो कितना आएगा माइनस ऑफ 60 न्यूटन जे कैप, यही आएगा क्या? क्लियर हुआ? एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ 60 न्यूटन जे कैप। क्लियर हुआ ये बात? चलो मान लो मुझे अगर एक पर्सन का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो है 60 मीटर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे लिखूंगा ये बताओ। उस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में 60 मीटर, बाहर ले सकते हैं भाई, माइनस साइन है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट ले, जेड कैप नहीं बेटा के कैप लिखते हैं उसको, जेड के डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड में क्या है माइनस के कैप, तो क्या लिखूंगा मैम, आर वेक्टर इक्वल्स टू 60 मीटर, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में क्या है माइनस ऑफ के कैप, तो क्या आएगा माइनस ऑफ 60 मीटर के कैप के बराबर। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ भाई सभी को? चलो अब एक बात देखो, जो अब हमें एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो अगर यूनिट वेक्टर हो, प्राची क्या क्लियर नहीं हुआ एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा 30 मीटर पर सेकेंड लिखा था एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने क्या लिखा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है प्लस आई कैप, तो मैंने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव वाई में लग रहा था, मैग्नीट्यूड लिख दिया, नेगेटिव वाई में यूनिट वेक्टर कौन सा है माइनस जे, तो माइनस 60 न्यूटन जे कैप। वही डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में क्या लिख दिया 60 मीटर माइनस के कैप। ठीक है, तो ये माइनस 60 मीटर के कैप, हेडिंग यही है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। चलो अब इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास हो गया, हम लोग एक वाई एक्सिस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां से अगर एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा कौन सा एक्स कंपोनेंट, दूसरा कौन सा वाई कंपोनेंट।
ये जो आएगा ये ax से डिनोट करते हैं और y कंपोनेंट को किससे, ay से डिनोट करते हैं। ठीक है, z एक्सिस जो है x और y दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एक बात देखो, मुझे अगर a वेक्टर है, a का मैग्नीट्यूड, a का x कंपोनेंट क्या होगा ax, y कंपोनेंट ay। ठीक है, मुझे अगर वेक्टर a लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो ax जो कि उसका x कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा ax आई कैप, हाँ है ना। और उसके बाद एक कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस में है तो y कंपोनेंट, और उसके साथ क्या लिखूंगा j कैप। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, क्या ये क्लियर हो गया कि अगर मान लो a वेक्टर का कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस में और पॉजिटिव y में, तो मैंने क्या लिख दिया ax, पॉजिटिव x में तो प्लस इंटू आई कैप, पॉजिटिव y में तो प्लस j कैप। क्लियर भाई सभी को, फटाफट बोलो भाई। जब वेक्टर a को लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर ए को लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में तो कुछ इसी तरीके से लिखेंगे अपन। क्लियर भाई सभी को। चलो एक बात बताओ, ऐड क्यों, एक बार देखो ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इन्हीं दोनों को तो ब्रेक किया मैंने, ए वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था वो लिख दिया, वाई के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था उसके साथ लिख दिया। जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई। यहां से ए एक्स को क्या लिखूंगा मैं, तो वेक्टर ए को ए एक्स किस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, पॉजिटिव एक्स में, तो आई कैप, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई में तो ए वाई इंटू जे कैप। क्लियर भाई सभी को। चलो एक बात बताओ, अगर मुझे ऐसा लिखना हो, एक बी वेक्टर है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये हमारा बी वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, एक्स कंपोनेंट बी एक्स, वाई कंपोनेंट बी वाई। चलो बी वेक्टर को लिखो, बी वेक्टर को लिखो, बी वेक्टर को लिखो भाई। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, नहीं ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। जेड अभी आएगा, अभी बाद में आएगा, अभी जेड तब आएगा जब थ्री डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हूँ। यहां से देखो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट किधर है, पॉजिटिव वाई में, तो क्या लिखेंगे बी वाई जे कैप। कितने लोगों का सही था ये बताओ, कितने लोगों का सही था, फटाफट रिप्लाई करो भाई, कितने लोगों का सही था। क्लियर हुआ, जिनका गलत था भाई क्लियर हो गया। चलो एक और इस पे प्रैक्टिस करो, ये मान लो वेक्टर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर। ये अब हमें बताना है यहां से इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो। एक्स कंपोनेंट में क्या लिख रहा हूँ सी एक्स, वाई कंपोनेंट सी वाई। फटाफट लिखो एक्स और वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट लिखो। नहीं वेक्टर ए लिखते हैं, वेक्टर ए लिखते हैं, और यही उसमें एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट। क्या लिखेंगे, जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्स में है तो सी इक्वल्स टू सी एक्स आई कैप, जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ सी वाई जे कैप। क्या ये समझ आ गया सभी को, किस तरह से लिखना है, क्लियर है सभी को। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि मान लो अगर हमें वेक्टर ए को कंपोनेंट हमने कैसे लिखा था, इसी में देखो यार, यहां से देखो अगर ये एंगल थीटा है, एक्स की वैल्यू हमने किसके बराबर लिखी थी, एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था ए कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, और ए वाई इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, तो ए साइन थीटा के बराबर। ये चीज हमें अब पता है सभी को। एक्स कंपोनेंट को क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा,
और वाई कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। यानी अगर थीटा के टर्म्स में लिखना है तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्या ये भी क्लियर हुआ सभी को, फटाफट बोलो, क्या ये भी क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, एक एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दी, वाई कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, अगर मुझे ये लिखना हो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं इस वाले में, नाम मैंने दे दिया ओ ए एम। मैंने बताया था कि जब भी आप कंपोनेंट निकालोगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। मैंने बेटा यहाँ पे देखो एक्स कंपोनेंट की जगह पे ए कॉस थीटा लिख दिया, वाई कंपोनेंट की जगह पे ए साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। मैं अगर इस ट्राइंगल ओ एम बी की बात कर, सॉरी ट्राइंगल ओ एम ए अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से मैं देखूं तो क्या लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ओ ए का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। क्या मैं ओ एम को ए एक्स लिख दूं, हाँ है ना, ये बताओ, क्या ओ एम को मैं ए एक्स लिख सकता हूँ, ओ एम हमारा क्या है ए एक्स, हाँ है ना, फटाफट रिप्लाई करो। ओ एम इक्वल्स टू क्या मैं ए एक्स लिख सकता हूँ। अब एक बार देखो, क्या एम ए इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, ए वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू वो ए की जगह पे क्या लिखेंगे ए। यानी एक बार सोचो कि अगर आपको दोनों जो वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट अगर पता है तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस किसके, ए वाई स्क्वायर के बराबर। तो जब भी अगर आपको कंपोनेंट दिया हो, दो कंपोनेंट, तो उनका मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई लिखेंगे कि नहीं, अब क्लियर हुआ कि ये हमारा गलत है। वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर ये बात भाई, कि अगर आपको अब कंपोनेंट दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मैं अगर बोलूं कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो किसके बराबर, ये हो गया 4, और वाई कंपोनेंट जो दिया हुआ है ये हमारा एक्स हो गया, और वाई कंपोनेंट जो दे रखा है 6 के बराबर। क्या आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, हाँ है ना। क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, निकालो एक बार कितना होगा। मैंने क्या बोला, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ओ एम को मैंने ए एक्स लिख दिया, एम ए को मैंने ए वाई लिख दिया, ओ ए जो है ए स्क्वायर, यहाँ से यही वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। कितना आएगा, चलो यहाँ से हमें पता है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यानी ये किसके बराबर, 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 52 रूट 52, यानी 2 रूट 13 मीटर के बराबर। कितने लोगों का सही था, 2 रूट 13। चलो अब यहाँ से एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, नोट कर लिया सभी ने भाई। चलो एक चीज और देखना है बस, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया, दूसरा वाई एक्सिस, ये वेक्टर ए है और हमारा एक्स कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर, ए एक्स, और वाई कंपोनेंट ए वाई के बराबर। मान लो अगर हमें एंगल दिया हो, सॉरी ए वाई और एक्स, ए एक्स दिया हुआ हो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हो, और हमें ये एंगल थीटा निकालना हो, क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर,
तो ए वाई अपॉन में कितना है, ए एक्स के बराबर, ठीक है। जहां पे थीटा क्या है, एंगल मेड बाई वेक्टर ए, एंगल मेड बाई वेक्टर ए विथ किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, वेक्टर ए जो बना रहा है, वो हमारा एंगल थीटा है। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वाई बाई ए एक्स। और एक बात देखो, अगर मुझे किसी ने वाई के साथ पूछा, मान लो अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके बराबर होगा, ए एक्स, और ये वाली लेंथ ए वाई के बराबर। तो tan अल्फा इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स बाई ए वाई, और जहां पे अल्फा क्या होगा, एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस। क्लियर हुआ। ये बताओ, कुछ नहीं, अगर मान लो हमसे डायरेक्शन पूछा जाए, थीट एंगल पूछा जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ए वाई और ए एक्स निकाल सकते हैं। नहीं, ए और एक्स एक्सिस के साथ, ए और वाई एक्सिस के साथ। क्लियर भाई सभी को, फटाफट बोलो क्लियर हो गया। चलो एक बार नोट कर लेना अब, ठीक है। और बाकी देखो, थोड़ी नॉनी सर की तो कभी तबीयत वगैरह खराब रहेगी, तो बीच बीच में मैं भी लेता रहूंगा क्लास, ठीक है। ए एंड आई कैप के बीच का नहीं है, ए एंड एक्स एक्सिस के भाई। डायरेक्शन अगर बोलना चाहो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप बोल ही सकते हैं। फिर भाई ए और वाई कैप के बीच कितना, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स बाई ए वाई, ठीक है। आप लोग बुकलेट वगैरह सॉल्व करते रहना भाई। दूसरी बात, जो भी डाउट आए नंबर पे भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके भेज दूंगा, ठीक है। बुकलेट सॉल्व करना जरूरी है, बुकलेट सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे सवाल करा दिया गया, प्रैक्टिस तभी होगी, नंबर तभी आएंगे जब आप बुकलेट सॉल्व करोगे। बुकलेट सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगी, तभी जा करके फायदा भी होगा, ठीक है। हाँ सारी, जैसे अब आपको रिजोल्यूशन 3 डायमेंशनल वेक्टर का छोड़ करके बाकी पूरी बुकलेट आप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी डाउट हो, नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस पर भेज दिया करो आप लोग। हाँ मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।